हेलो स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स स्टडी सेंटर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पेपर अपना जो हुआ है 254 नंबर जो पेपर हुआ है अपने, उसके इंग्लिश के जो क्वेश्चंस है, इंग्लिश वाला जो पार्ट है उस पर डिस्कशन करने वाले हैं, तो गौर कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को दे रखा है भाई एरर। क्वेश्चन किस टाइप का है? एरर वाला क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं भाई, इसमें बहुत ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे से ही बता देता हूँ आपको। मैं डायरेक्ट आंसर तक जो पहुंचने की अप्रोच है उस तरीके से बता देता हूँ कि अगर कहीं पर भी नो वर्ब दे रखी हो, कौन सी वर्ब दे रखी है? नो वर्ब, तो इसके बाद में अपन सीधा ही टू इन्फिनेटिव का यूज, टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म का यूज नहीं कर सकते। इसके बीच में हमें कोई ना कोई WH वर्ड जरूर लगाना पड़ता है ना। तो यहाँ पर देखो, इसने क्या लगा रखा है? नो के तुरंत बाद में टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म लगा रखी है, तो गलत हो गया। यहाँ पर बीच में कोई ना कोई WH वर्ड होना चाहिए था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं? अभी हाउ लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पर रीड की जगह गो होता तो नेचुरल सी बात है, गो है वो किसी प्लेस की बात कर रहा है, तो प्लेस के लिए हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ता? हमें यहाँ पर वेयर लगाना पड़ता। लेकिन एक बात तो क्लियर होगी ना कि जैसे नो आएगा तो तुरंत बाद में टू प्लस पहली फॉर्म नहीं आएगी, बीच में किसी ना किसी WH वर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। क्वेश्चन नंबर 77, इसमें भी बेटा एरर दे रखा है। इसमें भी देखो, क्वेश्चन नंबर 77 भी अपना किस नेचर का क्वेश्चन है? एरर वाला सवाल है ना। तो इसमें देखो क्या दे रखा है? नीदर ऑफ देम सेंड देयर पेपर्स इन टाइम फॉर द लास्ट सेमिनार। इसमें देखो क्या दे रखा है? लास्ट और साथ में क्या दे रखा है? सेमिनार। तो बेटा लास्ट सेमिनार की बात है तो नेचुरल सी बात है, सेंटेंस हमारा किस में जा रहा है? पास्ट टेंस में जा रहा है। तो हमारा वर्ब भी कौन सी फॉर्म में होना चाहिए? सेकंड फॉर्म में, पास्ट में होना चाहिए। तो अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में एनडी लगा रखा हो तो इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे बनानी है? एनटी लगा दो। तो सेंड का क्या बन जाएगा? सेंट बन जाएगा। लैंड का आप समझ ही गए क्या बन जाएगा? स्पेंड है, तो इसका एनडी है वो किस में चेंज हो जाएंगे? एनटी में चेंज हो जाएंगे। और जैसे ही आप इनको लैंड को लैंड बनाओगे, स्पेंड को स्पेंट बनाओगे, तो वो क्या बन जाएंगे? सेकंड फॉर्म भी बन जाएंगे और थर्ड फॉर्म भी बन जाएंगे। अब हमें यहाँ पर सेकंड फॉर्म की जरूरत है क्योंकि हमारा सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का है। तो नेचुरल सी बात है, हमारा आंसर हो जाएगा बी यहाँ पे। ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। क्वेश्चन नंबर 78, इसमें लिखा क्या है? इसमें दे रखा है भाई फिल द ब्लैंक। हमें कोई एक ब्लैंक दे रखा है, हमें एक ब्लैंक दे रखा है, और इन ब्लैंक में हमें जो चार वर्ड्स दे रखे हैं, चार ऑप्शन, इनमें से जो भी एप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसको हमें फिल करना है। ठीक है ना। तो इसने दे रखा है आल्दो। तो सबसे पहली बात तो ये सुनिएगा कि जब आल्दो दे रखा है, जब इसने क्या दे रखा है यहाँ पे, जब इसने यहाँ पे इसने क्या दे रखा है? आल्दो दे रखा है। तो आपको एक बात का तो पक्का कंफर्म है कि जब आल्दो दे रखा है तो इस वाले पार्ट में और इसके आगे जो भी पार्ट दे रखा है, इसमें जो भी चीजें लिखी होगी वो एक दूसरे के पैराडॉक्स में होगी। पैराडॉक्स में, पैराडॉक्स मतलब एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के पैराडॉक्स में मतलब एक दूसरे के कंट्रेरी, एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में होगी। ठीक है ना। तो बात को समझिएगा। हालांकि उसने ही वॉज अवेयर, वो अवेयर था किस चीज को लेकर? अपने प्लान को लेकर। अब उसके प्लान के बारे में, उसका प्लान के नेचर के बारे में, फ्यूटिलिटी के बारे में, एग्जैक्टनेस के बारे में या यूजफुलनेस के बारे में हमें डिसाइड करना है। अब आगे क्या कर रहा है वो बंदा, ये बंदा जो है ये इंसिस्ट कर रहा है किस चीज पर? इंप्लीमेंट करने को लेकर। किस चीज को इंप्लीमेंट करने को लेकर? प्लान को। वो अपने प्लान को हर हाल में इंप्लीमेंट करना चाहता है। एक तरफ तो वो इंप्लीमेंट करना चाहता है उनको, दूसरे वाक्य में इसने लगा रखा है, दूसरे पार्ट में इसने लगा रखा है आल्दो। तो इंप्लीमेंट का मतलब इस तरफ इंप्लीमेंट है, इस तरफ कोई ऐसा शब्द दिया हुआ मिलेगा जिसका मतलब है कि उसको इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए, उसको इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए। तो जो फ्यूटिलिटी शब्द है वो क्या बता रहा है? जब मैं यहाँ पर फ्यूटिलिटी लिख दूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसके प्लान है वो कोई ज्यादा रिजल्ट देने वाले नहीं है। फ्यूटाइल जैसे एक शब्द है फ्यूटाइल प्लान, तो इसका मतलब होता है ऐसा प्लान जिसका कोई अच्छा रिजल्ट निकलने वाला नहीं है, हैविंग नो रिजल्ट और हैविंग नो इफेक्ट। तो हमें यहाँ पर किसका यूज करना पड़ेगा? फ्यूटिलिटी का। किसकी वजह से? इस आल्दो शब्द की वजह से।
ऑल दो शब्द है वो नेचुरल सी बात है, दो कैसे क्लाउजेस को आपस में जोड़ेगा जो एक दूसरे के पैराडॉक्स में होते हैं, ठीक है ना। तो चलते अब क्वेश्चन नंबर अपने 79 पे। क्वेश्चन नंबर 79 पे इसमें फिर से बेटा फिल इन द ब्लैंक, फिर से फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है। ब्लैंक अपने को दे रखा है, चारों में से देखते हैं कौन सा शब्द आ सकता है इसमें। तो इसने दे रखा है भाई हर एम्प्लॉइज कुड नॉट कंप्लेन, दे रखा है कुड नॉट कंप्लेन, और आगे क्या दे रखा है बिकॉज, तो बंदे उसके बारे में कंप्लेन नहीं कर सकते, और बिकॉज है तो आगे दे रखा है कारण, तो क्या होना चाहिए विशी, ये कोई लड़की है, इसके बारे में कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से उसके बारे में कंप्लेन नहीं की जा सकती, शिकायत नहीं की जा सकती। वो या तो एसिडियस है, या फिर वो डेरेलिक्ट है, या फिर वो हाइड अबाउट है, हाइड बाउंड है, और या फिर वो आर्बिट्रेरी है। तो इस शब्द को आप इसी से याद रख लो, इसका मतलब होता है गधा। गधा किस चीज के लिए फेमस है, मेहनत के लिए, तो आसिडियस का मतलब होता है मेहनती आदमी, ठीक है ना। और वैसे भी एक चीज और है, इनका यूज जो यूज होगा ना, जो इनका यूज होगा वो इन चारों में से सिर्फ और सिर्फ आसिडियस के साथ यूज हो सकता है, ठीक है ना। और आसिडियस का मतलब मेहनती हो गया, तो वो लड़की कैसी है, मेहनती किस काम में, एग्जीक्यूट करने में, किस काम को एग्जीक्यूट करने में, अपनी ड्यूटीज को, अपनी ड्यूटीज को बहुत अच्छे तरीके से करती है, मेहनत के साथ करती है, इसलिए उसका जो एम्प्लॉयर है ना, वो उसके को लेकर उसको कोई कंप्लेन नहीं है, कोई भी शिकवा शिकायत नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आसिडियस। आसिडियस को आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, जैसे एन आसिडियस स्टूडेंट, DUOUS, आगे हो जाएगा अपना स्टूडेंट। तो ये कैसा स्टूडेंट हो जाएगा, लेबोरियस, मेहनती हो जाएगा, हार्डवर्किंग हो जाएगा। और आसिडियस को अगर आप इस तरीके से भी यूज करना चाहो, वोज के बाद में जैसे यूज कर रहे हो, बी फॉर्म के बाद में यूज कर रहे हो, प्रीडिकेटिवली यूज कर रहे हो, तो फिर इसके बाद में हमें किसका यूज करना पड़ता है, इनका यूज करना पड़ता है। इसका मतलब होता है केयरलेस, इसका मतलब होता है केयरलेस, इसका मतलब होता है आर्बिट्री, का मतलब होता है बिलिंग, मनमोजी आदमी, सनकी आदमी, कैप्रिशियस, कैप्रिशियस आदमी, विलिंग आदमी। अगर मन में आ गई तो कोई काम करेगा, और मन में नहीं आई तो नहीं करेगा, ऐसे आदमी को कैप्रिशियस बोलते हैं और विलिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में हाइड बाउंड, ऐसे बंदे होते हैं बिगोट, ऐसे आदमी कौन होती है, बिगोट, ऐसे आदमी कौन होते हैं, बिगोट। प्रीजुडिस्ड आदमी, प्रीजुडिस्ड आदमी मतलब किसी चीज के बारे में पहले से ही धारणा बना के रखना कि ये तो खराब चीज है ना, तो उसको बोलते हैं हाइड बाउंड। तो नेचुरल सी बात है, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे आसिडियस, ठीक है ना। चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 80। पूछा क्या भाई, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। हमें इसका मीनिंग बताना है। गैरुडस, इसके बारे में तो हम बहुत बार बात कर चुके हैं, इस शब्द के बारे में तो बहुत बात हो चुकी है। लोकेशियस, टॉकेटिव, वर्बोस, ठीक है ना, ठीक है। वन हू टॉक्स टू मच, बहुत ज्यादा बातें करने वाला। तो इसका मीनिंग क्या बन जाएगा, ब्लेबी, ब्लेबी बहुत ज्यादा बात करने वाला, ब्लेबी। साइलेंट का आपको पता ही है, खामोश। स्पीचलेस का मतलब मुंह को जे समझ में नहीं है कि बोलना क्या, उसको स्पीचलेस बोलते हैं। डम का मतलब गूंगा होता है। तो नेचुरल सी बात है, बेस्ट एक्सप्रेस का मतलब क्या, वहां सिमिलर बताना है ना हमें इसका, तो इसका हो जाएगा ब्लेबी, जो ज्यादा बात करता है। और इसके लिए एक शब्द वर्बोस भी होता है, ये देखो मैं लिख चुका हूं ऑलरेडी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 पे दे रखा है, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस। बेटा एक बार फिर से हमें सिनोनिम बताना है ना, द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। हमें शब्द दे रखा है फॉर्ट्यूटस, है ना। इससे आपको क्या याद रखना है, फॉर्चून। इससे आपको क्या याद रखना है, फॉर्चून। फॉर्चून का मतलब क्या होता है, लक। तो क्या हो जाएगा, लक्की हो जाएगा इसका, है ना। तो फॉर्ट्यूटस चीजें कैसी होती है, लकीली, मतलब लकीली कोई चीज हो जाती है जिसके बारे में पहले से कोई प्लान नहीं होता, पता नहीं होता कि कुछ अच्छा होने वाला है। इसको अनएक्सपेक्टेड भी कह सकते हैं, इसको अपने बोल सकते हैं अनएक्सपेक्टेड भी बोल सकते हैं। फॉर्ट्यूटस मोमेंट्स का मतलब होता है ऐसे मोमेंट्स, ऐसे अच्छे पल जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। तो इसका उत्तर हो जाएगा लकी। बैड का बुरा होता ही है। डिस्ट्रेसिंग चीजें कैसी होती है, थिंग्स दैट कॉज एंजाइटी, टेंशन, डिस्ट्रेस, स्ट्रेस, जो हमारे दिमाग में स्ट्रेस और एंजाइटी या डिप्रेशन लेके वो डिस्ट्रेसिंग होते हैं, ठीक है ना। एबोमिनेबल चीजें कैसी होती है, जिसको देखकर हमें घृणा आती है, घृणा हो जाती है, जैसे लॉथसम,
घृणास्पद चीजें जिनको देखकर एबहरेंट, जिसको अपने क्या बोल सकते हैं, एबहरेंट भी बोल सकते हैं, घृणास्पद चीजें जिनको देख करके हमें घृणा महसूस होती है, ठीक है ना। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 82 पे। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या दे रखा है, अपोजिट इन मीनिंग। जो भी शब्द हमें दे रखा है हमें उसका एंटोनिम बताना है। तो शब्द क्या दे रखा है भाई, एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है कम करना, एलिविएट का मतलब होता है कम कर देना किसी दुख को, तकलीफ को, समस्या को। और एग्रेवेट का मतलब होता है बढ़ा देना, एग्रेवेट का मतलब बढ़ा देना, इसका मतलब होता है कम करना, डिक्रीज कर देना, ठीक है ना, चीजों को फेल कर देना, नीचे ले आना, गिरा देना। एबेट का मतलब भी कम होना होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, डिक्रीज करना। और इसका मतलब होता है फॉल, चीजें अपने आप कम हो रही है। और इसका मतलब होता है चीजों को नीचे लेके आना, किसी चीज को नीचे लेके आना, कम करना। इसका मतलब होता है अपने आप कम हो जाना। डिसिपेट का मतलब चीजों को फैलाना, प्रसार करना चीजों का, जैसे डिस्पर्स कर देना, डिस्पर्स कर देना, स्कैटर कर देना, डिस्पेल कर देना। इन सभी का मतलब ही क्या होता है, चीजों को दूर तक फैला देना चीजों को, ठीक है ना। रिमूव हटा देना होता है ये। हमें पता है हमारे एलिवेट का मतलब क्या होता है, एलिवेट का मतलब होता है एग्रीवेट, इसका मतलब कम कर देना, और इसका मतलब होता है बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना। इंक्रीज कर देना, एनहांस कर देना भी बोल सकते हैं, जिसको अपन बोल सकते हैं एनहांस कर देना, बढ़ा देना चीजों को, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। क्वेश्चन नंबर 83 पे, 83 पे देखो इसने दे क्या रखा है, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग। बेटा एक बार फिर से हमें क्या बताना है, एंटोनिम। अपोजिट का मतलब ही क्या चीज है, एंटोनिम। तो हमें एंटोनिम बताना है। शब्द क्या चीज है अपने पास, डिस्टिंक्टनेस। 3 शब्द बताना चाहूंगा, एक तो है डिस्टिंक्ट, एक होता है डिस्टिंक्टिव, इसी से बना हुआ एक शब्द हो रहा है डिस्टिंक्टिवनेस, जो अपने पास यहां पर है डिस्टिंक्टिवनेस। अब डिस्टिंक्ट का मतलब क्या चीज होता है, डिफरेंट, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू सी, इजी टू सी, ठीक है ना। तो डिफरेंट का मतलब इंडिविजुअल है, जिनको एक एक अलग अलग हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, वो चीजें क्या होती है, उसको डिस्टिंक्ट बोल सकते हैं। डिस्टिंक्टिव और डिस्टिंक्टिवनेस, अब ये आपको पता है ये वर्ब हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, और नेस लगा हुआ है तो ये नाउन हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब होता है, इसका उल्टा बनेगा यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक रूप, जिसमें कोई भी अंतर नहीं किया जा सकता। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक रूप। एक रूप का मतलब अगर बहुत सारे लोग बैठे और उन्होंने एक जैसे मास्क लगा रखे, एक जैसे कपड़े पहन रखे हैं, तो उनमें अंतर कैसे करेंगे। तो यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या होता है, एक रूप होना, ठीक है ना। फ्लुएंसी का मतलब आपको पता ही है, फ्लो के साथ आप कोई लैंग्वेज बोल रहे हो तो फ्लुएंसी है, ठीक है ना। प्रिसीजन का मतलब होता है एग्जैक्टनेस, एकदम क्लियर, एग्जैक्टनेस, ठीक है ना। अच्छा, क्लियरिटी का मतलब आपको पता ही है, स्पष्टता होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा भाई, यूनिफॉर्मिटी। अगर किसी भी शब्द में ये लिखा हो ना, ये लिखा हो, तो एक्चुअल में पता है ये किससे बना हुआ है, यूनो से। और इसका मतलब होता है, यूनो का मतलब होता है एक कंपनी का नाम है, क्लोथिंग ब्रांड है, उसका नाम होता है न्यूमेरो यूनो। आपने सुना ही होगा न्यूमेरो यूनो, है ना। तो उसका मतलब होता है नंबर 1। न्यूमेरो बोले तो नंबर, और यूनो बोले तो 1, तो इसका मतलब होता है नंबर 1, ठीक है ना। जैसे यूनिकॉर्न हो गया, यूनिकॉर्न हो गया, यूनिसेक्स हो गया, तो उन सभी का मतलब, यूनि शब्द का मतलब एक होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार देखते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। क्वेश्चन नंबर अपना 84 देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 84। अपना क्वेश्चन नंबर 84 बोल रहा है भाई कि आपको बताना है सिनोनिम। किसकी वजह से पता लग रहा है सिनोनिम का, बेस्ट एक्सप्रेस दे रखा है किस चीज का, जो भी हमें कोई गिवन इडियम और फ्रेज है। तो अपने पास इडियम और फ्रेज क्या चीज है, इन टैटर्स। टैटर्स का मतलब होता है बुरी तरह से फटे हुए कपड़े, जिसको रैग्स बोल सकते हैं, जिसको अपन बोल सकते हैं रैग्स, टॉर्न, ठीक है ना, रग्ड, ठीक है ना। रैग्स का मतलब बेटा चिथड़ी होती है, बैडली टॉर्न क्लोथेस, बुरी तरह से फटे पुराने कपड़े, उनको रैग्स बोलते हैं। रैग पिकर नाम सुना है, रैग पिकर, ये जो लोग मतलब ये कूड़ा करकट उठाते हुए घूमते हैं ना, उनको रैग पिकर्स बोलते हैं, रैग पिकर्स, ठीक है ना। तो इन डेटर्स का मतलब चीज कैसी होगी भाई, वो कैद में तो हो नहीं सकती, प्रिजन का मतलब जेल हो गया। अंडर मोर्गेज, मोर्गेज का मतलब होता है रहन रखना, गिरवी रखना, वो भी नहीं हो सकता। अच्छा, रून का मतलब बर्बाद, ये हो सकता है बिल्कुल, जब कोई चीज एकदम चिथड़ों में है। रैग्स का मतलब क्या होता है, चिथड़ों में है, तो वो पूरी तरह से जो इन चीजें वो बर्बाद है, तो ये हमारा
आंसर हो जाएगा। अंडर कंफ्यूजन का मतलब उलझन में, हम किसी डिसीजन पर अनडिसाइसिव कंडीशन में किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उसको बोलते हैं अंडर कंफ्यूजन। तो इसका ये मीनिंग तो हो नहीं सकता, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका सेम मीनिंग क्या हो जाएगा, बर्बाद, एकदम रुइन, नष्ट, बर्बाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 ने पूछा क्या है भाई, फिर वही से सिनोनिम, बेस्ट एक्सप्रेस बोले तो सिनोनिम किस चीज का, गिवन इडियम और फ्रेज, जो भी इडियम और फ्रेज दे रखी है। कम मतलब आ जाना, पहुंच जाना, कहां पर, प्रॉपर तक। क्रॉप का मतलब होता है काटना चीजों को, आप किसी पिक्चर वगैरह को या किसी वीडियो वगैरह को क्रॉप कर रहे होते हो तो उसको काट रहे हो, तो आप ऐसी स्टेज पर आ जाओ कि जहां पर चीजें एकदम से काट दी जाए, एकदम से काट दी जाए चीजों को, है ना। तो कहां पर आगे कट गया, मतलब ये चीजें तो बिल्कुल यार, ये सारे सवाल इसमें से ये काट दिया, इसमें से ये काट दिया, इट मींस फेल हो गई वो चीजें, क्या हो गई, फेल हो गई। इसी से एक बना हुआ शब्द है नेक एंड क्रॉप, इसी प्रकार बना हुआ एक शब्द है नेक एंड क्रॉप। इसका मतलब होता है टोटली। अब इस टोटली का मतलब यहां पर क्या है देखिएगा, नेक का मतलब होता है गर्दन, गर्दन किन की होती है, एनिमल्स की, ठीक है। क्रॉप्स का मतलब होता है फसलें, तो हमने किसी एरिया की जितने एनिमल्स है उन सभी को नष्ट कर दिया, और किसी जगह की जितनी क्रॉप्स है उनको भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया, तो इसलिए नेक एंड क्रॉप शब्द का मतलब होता है टोटली, ठीक है। अच्छा, और इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता कम एक क्रॉपर का मतलब ये तो है नहीं, सरप्राइज के रूप में किसी चीज का आना, जख्मी हो जाना, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिल जाना, अप्रत्याशित सफलता मिल जाना, तो ऐसा कुछ तो बेटा इसमें है नहीं, तो इसका मतलब हो जाएगा टू फेल। कम टू क्रॉपर का मतलब होता है, कम क्रॉपर का मतलब होता है फेल हो जाना, किसी चीज का अनफ्रूटफुल हो जाना, अबॉर्टिव हो जाना चीजों का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है करेक्टली स्पेल्ड वाला। अब करेक्टली स्पेल्ड है तो तीन है वो, इनकरेक्टली स्पेल्ड वाले है तीन, रॉन्गली स्पेल्ड वाले एक है वो, राइट स्पेल्ड वाला है ना। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, कैमोफ्लेज का स्पेलिंग यही होता है, कैमोफ्लेज, इसको कैमोफ्लेज भी बोलती है और कैमोफ्लाज भी बोलती है। इसका मतलब क्या होता है, नकली आवरण ओढ़ लेना, मास्क लगा लेना किसी और चीज का, आप हो कुछ और लेकिन दिखावा कुछ और कर रहे हो, ठीक है ना। कंसील कर लेना, खुद को छुपा लेना, ठीक है, डिस्गाइज कर लेना, इसको अपन डिस्गाइज करना भी बोल सकते हैं, डिस्गाइज, वेश बदलना, इन सभी का मतलब होता है वेश बदलना। आप हो कुछ और दूसरे बंदों को दिखाना कुछ और चाहते हो, तो आपने क्या कर लिया, कैमोफ्लाज, ठीक है ना। उसको मास्क भी कह सकते हो, कंसील भी कह सकते हो, डिस्गाइज भी कह सकते हो। तो बेटा इसका स्पेलिंग ये हो जाएगा CAMOUFLAGE, कैमोफ्लाज। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं भाई क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 86 अपना बोल रहा है बेटा करेक्टली स्पेल्ड वाला। एक बार फिर से वही बात, तीन शब्द है वो इनकरेक्ट होंगे, एक है वो करेक्ट स्पेलिंग वाला होगा। तो सबसे पहले बेटा ये एक्सेस से बने हुए शब्द है सारे, देखो इसमें भी एक्सेस है, इसमें भी एक्सेस है, इसमें भी एक्सेस है और इसमें भी एक्सेस है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, एक्सेस वर्ड पे ही जाते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो ACCE बेटा ये शब्द बन गया एक्सेस, इसमें जोड़ दो इबल, है ना। तो ये उत्तर बन जाएगा हमारा। ये क्यों नहीं हो सकता, अगर बेटा इसने एक एस और लगा रखा होता तो फिर हमारा आंसर ये भी सही हो जाता, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 88 में देखते हैं भाई क्या है, क्वेश्चन है हमारा 88, देखते हैं भाई क्या बोलता है क्वेश्चन। सब्स्टिट्यूट, चूज द वन, एक ऑप्शन चुनिए विच कैन बी सब्स्टिट्यूट, जो स्थानापन्न हो सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है गिवन वर्ड्स, जो भी यहाँ पर शब्द दे रखे है ना, इनको सब्स्टिट्यूट कौन कर सकता है, इनकी जगह पर कौन सा आ सकता है। तो अपने पास एक शब्द है बी कमिंग। बेटा अगर किसी भी कभी भी आपको कोई शब्द दे रखा हो उसमें बी कमिंग दे रखा हो ना, तो उसके लास्ट में ESCENT लिखा हुआ मिलेगा, ESCENT, इसका मतलब होता है बी कमिंग, इसका मतलब होता है बी कमिंग, या ग्रोइंग, ग्रोइंग भी हो सकता है, ग्रोइंग। अब इसने क्या बोल रहा है, ओल्ड फैशन, कोई चीज है वो आउटडेट हो रही है या अपडेट हो रही है, आउटडेट हो रही है, ओल्ड फैशन की हो रही है, तो उसको बोलते हैं बेटा ऑब्सोलेसेंट। ऑब्सोल का मतलब क्या होता है, आउटडेट होना, इस ऑब्सोल का मतलब होता है आउटडेट होना। और इसमें मैंने साथ में क्या जोड़ दिया, SCENT और जोड़ दो, SCENT और जोड़ दो, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑब्सोलेसेंट। ये किससे बना हुआ है, एडोल प्लस एसेंट, एडोल प्लस ESCENT, तो क्या होता हुआ, एडल्ट होता हुआ। अगर कोई बच्चा है वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है तो वो कौन सी कंडीशन में है, एडोलसेंट पे है, ठीक है ना। इसी प्रकार एक बढ़िया सा शब्द और है भाई, वो याद रखिएगा, कॉन्वलेसेंट, ESCENT।
बेटा कॉन्वल का मतलब होता है हेल्थ, इस शब्द का मतलब होता है हेल्थ। एसेंट है तो होता हुआ, कोई बंदा बीमार हो गया और उसके बाद में फिर से वो रिकवर हो रहा है, वो ठीक हो रहा है, अपनी हेल्थ को रीगेन कर रहा है, तो उसको बोलते हैं कॉन्वलेसेंट, यानी बिकमिंग हेल्दी या रीगेनिंग हेल्थ, अपनी हेल्थ को दोबारा रिकवर करता हुआ, रिकवरिंग आफ्टर एन इलनेस, किसी बीमारी से रिकवर करता हुआ। तो ये अच्छा शब्द है, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। रेटिसेंट बेटा कम बोलने वाले, मैंने आपको एक दिन एक वीडियो में पहले भी बोल चुका हूँ कि आपको टेशियो से बने हुए जो शब्द है ना उनको देखना चाहिए। टेशियो से बने हुए शब्द है ना, इसका मतलब होता है साइलेंट, इसका मतलब क्या रहता है, साइलेंट। तो जब आप टेशियो से बने हुए शब्द पढ़ोगे तो उसमें रेटिसेंट भी लिखा होगा। इसके बाद में रह गया ट्रांसल्यूसेंट, ऐसी चीजें होती है जिनमें से आर पार देखा जा सकता है, तो देखा जा सकता है उसके लिए ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है। उसके लिए कौन सा शब्द हो सकता है, ट्रांसपेरेंट। उसके लिए बेटा ल्यूसिड वर्ड का यूज भी कर सकते हैं, ल्यूसिड। और एक बढ़िया सा शब्द आपको और दे रहा हूं, डाइफेंस, एक अच्छा सा शब्द आपको दे रहा हूं, डाइफेंस, जिसमें से आर पार देखा जा सकता है। याद कैसे रखना है, ये फेना शब्द याद रख लो, इसमें कौन सा शब्द याद रख लो, फेना। आपको याद है तो फेना एक कपड़े धोने का पाउडर होता है, तो उससे जो झाग बनते हैं वो कैसे होते हैं, एकदम पारदर्शी होते हैं, है ना। तो आप किस नाम को याद रख लो, फेना पाउडर को, वॉशिंग पाउडर को याद रख लो। उसमें से जो झाग बनेंगे वो कैसे होते हैं, पारदर्शी, आर पार, जिसमें से देखा जा सकता है। और इस ट्रांसल्यूसेंट का मतलब भी क्या होता है, ऐसी चीज जिसमें से आर पार देखा जा सकता है। तो ये अच्छा शब्द है बेटा, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 89 पे। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं भाई क्या बोलता है। बेटा ये भी सब्स्टिट्यूट वाला है, हमें एक ऑप्शन चुनना है जो क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। किस चीज को, गिवन वर्ड्स को, जो हमें शब्द दे रखे हैं उन शब्दों को सब्स्टिट्यूट कौन कर रहा है। तो ए टैंक वेयर, जहां पर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, जहां पर मछलियां और या फिर पानी में उगने वाले पौधों को रखा जाता है। अब बेटा आपको पता ही है एक्वा का मतलब ही पानी होता है, इस एक्यू का मतलब ही क्या होता है, वाटर होता है। जिस शब्द के लास्ट में आईयूएम लगा होता है वो प्लेस होता है। आईयूएम का मतलब ही क्या होता है, प्लेस। तो एक ऐसी जगह है जिसमें पानी में उगने वाली चीजें रखी जाती है, पौधे रखे जाती है, या पानी में रहने वाले एनिमल्स को रखा जाता है। एक्वेरियम हो जाएगा बेटा। एवियरी वो कौन सा हो जाएगा, जिसमें बर्ड्स को रखा जाता है, कोई कोई केज है, कोई बाड़ा है, ठीक है ना, या कोई जगह है जिसमें पक्षियों को रखा जाता है, तो एवियरी हो जाएगा। सैनिटोरियम, सैनिटोरियम होता है जिसमें सिक पीपल को रखा जाता है, मतलब कोई बंदा है वो 5-6 महीने उसकी बीमारी ठीक होने वाली है, 2-3 महीने ठीक नहीं होने वाली है, तो उसको कहां पर रखा जाएगा, सिक पीपल को कहां रखा जाएगा, सैनिटोरियम में। कहां रखा जाएगा, सैनिटोरियम में। नर्सरी बेटा आपको पता ही है, छोटे बच्चों को, बेबीज एंड चिल्ड्रन को, जिसमें किसको रखा जाता है, बेबीज और चिल्ड्रन को। जैसे पेरेंट्स है, दोनों ही वर्किंग पीपल है, दोनों मतलब पेरेंट्स, माता पिता दोनों वर्किंग पीपल है, तो उनको अपने छोटे बच्चों को रखने के लिए कोई जगह चाहिए, तो उसको बोलते हैं नर्सरी भी बोल सकते हैं। और इसके लिए बेहतरीन सा शब्द आपको बता रहा हूँ, क्रैश, जिसको क्रैश भी बोल सकते हैं, क्रैश भी बोल सकते हैं। क्रैश और क्रैश दोनों उच्चारण कर सकते हैं आप इसके। तो ये शब्द होता है क्रैश। क्रैश किसको बोलते हैं, शिशु गृह, जहां पर छोटे बच्चों को रखा जाता है, ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। क्वेश्चन नंबर अपना 90 देखते हैं भाई। 90 नंबर क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है नो इंप्रूवमेंट। क्या दे रखा है भाई, नो इंप्रूवमेंट। तो नो इंप्रूवमेंट का मतलब है हमें जो दे रखा है उसमें कोई ना कोई अंडरलाइन पार्ट भी दे रखा है, ये रहा, और हमें इसी को इंप्रूव करना है। अगर ये फ्रेज अपने आप में सही है तब तो हमारा उत्तर नो इंप्रूवमेंट है, और अगर इसमें गलत है तो फिर इन तीनों में से चुनना पड़ेगा। तो ये क्या है, माई विजिट्स टू माई फैमिली, मेरी फैमिली के पास जो मेरी विजिट्स होती है वो कितनी होती है, फार एंड फ्यू बिटवीन। तो बेटा ए नहीं होता, ये होता है फार एंड फ्यू बिटवीन, फार एंड फ्यू बिटवीन, फार एंड फ्यू बिटवीन। और इसका मतलब होता है नॉट ऑफन, ज्यादा नहीं, बार बार नहीं, बहुत कम बार, नॉट ऑफन। फ्रीक्वेंट नहीं, इनफ्रीक्वेंट, इसका मतलब होता है इनफ्रीक्वेंट, कोई काम बार बार नहीं होना, ठीक है ना। स्केर्स, बहुत कम होने वाला, बहुत ही कम होने वाला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, फ्यू एंड फार बिटवीन। बेटा ये हो जाएगा हमारा उत्तर, फ्यू एंड फार बिटवीन, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसमें और नहीं आ सकता, और नहीं आ सकता, इसमें एंड आएगा, फ्यू एंड फार बिटवीन, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 91 पे। क्वेश्चन नंबर 90 हो गया भाई, सॉरी 91 पे चलते हैं। तो 91 में क्या दे रखा है इसने, नो इंप्रूवमेंट। इसमें भी फिर से नो इंप्रूवमेंट है। हमें इंप्रूवमेंट करना किसका है, इस शब्द का। अगर ये शब्द यहाँ पे सही है तब तो हमारा उत्तर है नो इंप्रूवमेंट, और वरना हो सकता है इन तीनों में से चेंज करना पड़े। तो इसके पहले दे रखा है गो। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा।
अगर अकेला गो दे रखा है तो इसके बाद में जिरंड का यूज करो। किसका यूज करो? जिरंड का यूज करो। और अगर गो के बाद में आपने फोर लगा रखा है तो इसके बाद में ए प्लस नाउन का यूज करो। ओके, जैसे स्विमिंग पे जाना है तो मैं क्या बोल सकता हूं? आई वेंट स्विमिंग। शॉपिंग है तो क्या मैं बोल सकता हूं? आई वेंट शॉपिंग। बेटा अगर मैं यहां पर फोर लगा दूं इसके साथ में, आई वेंट फोर लगा दूं, तो फिर बेटा मुझे स्विमिंग नहीं लिखना पड़ेगा, मुझे अस्विम लिखना पड़ेगा, एज स्विम। मुझे लिखना पड़ेगा आई वेंट फॉर ए स्विम। यहां पर मैं वॉकिंग नहीं लिख सकता, मुझे लिखना पड़ेगा वेंट फॉर ए वॉक। पहले पड़ गई बात। तो देखो अपने को यहाँ पर फोर तो दे नहीं रखा, फोर नहीं दे रखा, तो हमारा उत्तर सीधा क्या आ जाएगा? हिच हाइकिंग आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। क्वेश्चन नंबर बेटा 92 में क्या दे रखा है? ये क्वेश्चन है अपना कॉम्प्रिहेंशन, और इसमें अपने को दे रखे फिल इन ब्लैंक्स, और हमें इनमें से इनके आंसर उठाने हैं। तो देखते हैं क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले बात किसके बारे में शुरू हुई है? इंटरनेट के बारे में। और ये बीकम होता जा रहा है, वो भी कैसे? बहुत तेजी के साथ। ट्रस्टेड, जिस पर विश्वास किया जा सके, ऐसा बनता जा रहा है। किनके द्वारा? बाई चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, दोनों के द्वारा। मतलब इस पे ट्रस्ट करने वाले लोग कौन है? इंटरनेट है, जो होता जा रहा है एक ट्रस्टेड चीज, जिस पे विश्वास किया जा सके। किनके द्वारा? चिल्ड्रन के द्वारा भी और एडल्ट्स के द्वारा भी। अब बेटा इसमें देखो क्या दे रखा है? एंड दे रखा है। तो एंड के साथ आपको पता ही है जोड़ा किसका होता है? बोथ का होता है। जो पेयरिंग होती है वो एंड के साथ किसकी पेयरिंग होती है? बेटा बोथ के साथ होती है, तो बोथ एंड हो जाएगा। तो हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ पे बोथ। देखते हैं सेकंड पे क्या बोलता है ये, इसके बाद में क्या बोलता है देखते हैं। इसके बाद में यहाँ पर अपना हो गया भाई बोथ। ठीक है, तो इंटरनेट है वो तेजी से बनता जा रहा है, जिसपे लोग ट्रस्ट करें ऐसी चीज। किसके द्वारा? चिल्ड्रन के द्वारा भी और एडल्ट्स के द्वारा। इज रिलायबल एंड एक्यूरेट, जो जिस पर रिलाई भी कर सकते हैं अपने, और जो एकदम एक्यूरेट भी है। ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑफ इंफॉर्मेशन। बात किससे शुरू हुई थी? बात शुरू हुई थी इंटरनेट से। तो इंटरनेट क्या चीज है भाई? आप देख लो, इंटरनेट ऑफ इंफॉर्मेशन। आप इन चारों में से पढ़ के देख लो। इंटरनेट है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, या डिपॉजिट ऑफ इंफॉर्मेशन है, या कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है? बेटा बोलने की जरूरत ही नहीं है, सभी को पता है कि इंटरनेट है वो क्या चीज है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो अपने यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पे अपने आ जाएगा सोर्स। यहाँ पे अपने आ जाएगा सोर्स। ठीक है ना? तो द इंटरनेट इज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके बाद में देखते हैं थर्ड नंबर पे चलते हैं, देखते हैं क्या आएगा इसमें। थर्ड पे देखो है लिखा हुआ थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द इंटरनेट चिल्ड्रन नाउ हैव। चिल्ड्रन है थ्रू द इंटरनेट, इंटरनेट के द्वारा। सब्जेक्ट कौन है हमारा? चिल्ड्रन। हैव वो क्या कर चुकी है भाई? गैदरिंग हो चुकी है, या इजीनेस हो चुकी है, या एबिलिटी या एक्सेस हो चुकी है। और आगे दे रखा है टू। इन चारों में से सिर्फ टू आएगा तो वो एक्सेस के साथ आ सकता है। एक्सेस टू अगर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ आएगा? एक्सेस के साथ। एक्सेस टू का मतलब होता है किसी चीज तक हमारी अप्रोच हो जाना, हमारी रीच बन जाना, किसी चीज तक हमारी रीच हो जाना, हमारी पहुंच हो जाना। तो मतलब क्या है? थ्रू द इंटरनेट, इंटरनेट के द्वारा चिल्ड्रन नाउ हैव एक्सेस, बच्चों की पहुंच बन चुकी है कहां तक? टू एन एंडलेस सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, बच्चों की इंफॉर्मेशन तक रीच बन चुकी है। और वो भी इंफॉर्मेशन भी कितनी है? एंडलेस, अनंत अनंत सप्लाई। मतलब वो किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन जुटा सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। ठीक है ना? एंड एन अपॉर्चुनिटी, और उनको अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है किस चीज की? फॉर, क्या काम करने की अपॉर्चुनिटी है? विद पीपल, लोगों के साथ। लोगों के साथ वो क्या कार्य कर सकते हैं? तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है इसने। इसने दे रखा है भाई लोगों के साथ कंसल्टेशन, डेलिब्रेशन, इंटीमेशन और इंटरेक्शन। तो बेटा इसमें से विद आएगा ना? विद आएगा तो हम लोगों के साथ क्या कर सकते हैं? इंटरेक्शन कर सकते हैं, कन्वर्जेशन कर सकते हैं। हम लोगों के साथ क्या कर सकते हैं? इंटरनेट के द्वारा कन्वर्जेशन कर सकते हैं,
कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हम लोगों के साथ क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। और वैसे भी विद का यूज होगा तो किसके साथ होगा, इंटरेक्शन के साथ किसका यूज होगा, विद का यूज होगा। अच्छा कंसल्टेशन, मुझे बताओ क्या इंटरनेट सिर्फ कंसल्टेशन के लिए होता है, बातचीत करने के लिए, सामान्य बातचीत करने के लिए यूज नहीं हो सकता, इंटरनेट का हो सकता है, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। डेलिब्रेशन का मतलब होता है डिस्कशन, इसका मतलब होता है डिस्कशन, तो क्या हम सिर्फ इंटरनेट के द्वारा डिस्कशन ही करते हैं, क्यों भाई, हम सामान्य बात भी तो कर सकते हैं। इंटीमेशन भी नहीं हो सकता है ना, तो क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन, इसका मतलब हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है हिंट देना, इसका मतलब होता है किसी चीज का हिंट देना या क्लू देना। इंटीमेशन का मतलब होता है किसी चीज का इनडायरेक्टली बताना कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो रहा है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली बताना, उसको बोलते हैं इंटीमेशन। तो ये भी नहीं हो सकता, तो नेचुरल सी बात है इंटरेक्शन हो जाएगा। इंटरेक्शन शब्द के साथ किसका यूज होता है, विद का यूज होता है। तो ये हमें अपॉर्चुनिटी देता है फॉर इंटरेक्शन विद पीपल, लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। अब लिखा हुआ है आगे हाउ एवर, अब हाउ एवर जब भी लिखा जाए ना, बट आ जाए, येट आ जाए, स्टिल आ जाए, हाउ एवर आए, नेवरदीलेस आ जाए, इनमें से कुछ भी आ जाए, तो जो आगे सेंटेंस आएगा वो जो पीछे बात चल रही है ना उसके विपरीत आएगा। अब से पहले इंटरनेट के बारे में अच्छी बातें बताइए, अब कोई ना कोई नेगेटिव बिंदु बताया जाएगा। देयर कैन बी रियल रिस्क एंड डेंजर्स, रिस्क भी हो सकती है इंटरनेट के द्वारा और खतरा भी हो सकता है, किसके लिए, एक चाइल्ड के लिए। कैसे चाइल्ड के लिए, देखते हैं भाई क्या बोला इसने, कैसे बच्चे के लिए बोला इसने बोला है वो बच्चा है, कैसा हो सकता है, वो बच्चा अंडर डेवलप्ड हो सकता है, डेवलप्ड हो सकता है, अनऑथोराइज हो सकता है, अनपैरेलल हो सकता है और अनसुपरवाइज हो सकता है। तो अनडेवलप्ड का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, बच्चे के लिए हम ऐसे कैसे बोलेंगे अनडेवलप्ड है वो, ये तो गलत हो जाएगा, ये हो नहीं सकता, ठीक है ना। अनऑथोराइज, ऑथोराइज का मतलब होता है उसको कोई अधिकार नहीं, मतलब उसको कोई लाइसेंस या अधिकार नहीं मिला हुआ, तो अधिकार तो उसको मिला हुआ है, तभी तो वो इंटरनेट का यूज कर रहा है, उसने रिचार्ज भी करवा रखा है, उसके पास सिम खरीदी है, तो उसने डॉक्यूमेंट्स भी दे रखे हैं, तो उसको ऑथोराइज तो किया हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। अनपैरेलल, जिसकी किसी से तुलना ही नहीं हो सकती, ये भी गलत हो गया। अनसुपरवाइज, सुपरवाइज का मतलब होता है उस पर ध्यान रखना, बच्चे पर ध्यान रखना, निगरानी रखना। अनसुपरवाइज का मतलब होता है लिबरेट, फ्री कर दिया बच्चे को, पूरी तरह से लिबरेट कर दिया, पूरी तरह से हमने उसको खुला छोड़ दिया। अब आपको पता है बच्चे को अगर हम खुला छोड़ देंगे तो उसको जो फीड मिलेगा इंटरनेट पे वो अच्छे की जगह कुछ बुरा भी हो सकता है, तो वो बच्चा कैसा होना चाहिए, सुपरवाइज्ड होना चाहिए। तो डेंजर किसके लिए हो सकता है, रिस्क और डेंजर किसके लिए हो सकता है, अनसुपरवाइज्ड बच्चों के लिए वो नेट जो है वो डेंजर और रिस्की हो सकता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा अनसुपरवाइज्ड। चलते हुए क्वेश्चन नंबर 97 पे। क्वेश्चन नंबर 97 में बेटा इसने दे रखा है जंबल अप सेंटेंस। हमें 4 सेंटेंस दे रखे हैं, वो चारों के चारों कैसे है, जंबल्ड है, जंबल्ड है तो डिसऑर्डर में है, और हमें इन चारों को सही सीक्वेंस में जमाना है, ठीक है ना। तो इसने दे रखा है भाई फ्लाइंग काइट्स, इसने दे रखा है इट, इसने दे रखा है यहाँ पे दिस पास्ट टाइम, और इसने यहाँ पर दे रखा है इट। तो बात इट वाले जो सेंटेंस है ना, इट वाले जो सेंटेंस है वो तो शुरुआत में आ नहीं सकते, क्योंकि प्रोनाउन वाले सेंटेंस की बजाय तो पहले क्या आना चाहिए, नाउन वाला सेंटेंस आना चाहिए। तो नाउन वाला सेंटेंस एक तो है फ्लाइंग काइट्स और एक है दिस पास्ट टाइम। अब दिस पास्ट टाइम वाला सेंटेंस पहला नहीं हो सकता, क्योंकि अगर दे रखा है दिस, अगर दे रखा है दैट, अगर दे रखा है दीज या दोज, और या दे रखा है सच, और इन शब्दों के बाद में क्या दे रखी है, कोई नाउन दे रखी है, तो बेटा इसका मतलब ये है कि इस नाउन का यूज पहले कहीं हो चुका है। दिस दैट दीज दोज और सच के बाद में अगर कोई नाउन दे रखी है तो नेचुरल सी बात है इस नाउन का यूज पहले कहीं पर हो चुका है, तो हम इस सेंटेंस को पहला सेंटेंस नहीं बना सकते, तो पहला कौन बन जाएगा, फ्लाइंग काइट्स वाला बन जाएगा, ठीक है ना। तो सेंटेंस शुरू किससे होगा भाई हमारा, डी से। डी वाले ऑप्शन कितने हैं बेटा, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, डी वाले 2 ऑप्शन, अब इन दोनों में से देखते हैं। अब यहां पर क्या दे रखा है, फ्लाइंग काइट क्या चीज है, माई फेवरेट पास टाइम, माई फेवरेट पास टाइम। इसके आगे इट इज रियली ए थ्रिलिंग एक्सरसाइज। यहां पर जब रियली दे रखा है, जब ये रियली शब्द दे दिया तो इसने इसके बारे में और अतिरिक्त जानकारी दे दी। किसके बारे में, फ्लाइंग काइट्स के बारे में। रियली लिखते ही कोई और जानकारी दे रहा है, यहां पर तो इसने क्या जानकारी दे रखी है कि ये मेरा फेवरेट पास टाइम है। इसके बाद में एक्स्ट्रा जानकारी क्या दे दी कि ये बहुत ही थ्रिलिंग एक्सरसाइज है। कैसी एक्सरसाइज है, बहुत ही रोमांचक एक्सरसाइज है। तो डी के बाद में बेटा कौन सा जाएगा, सी वाला, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो फ्लाइंग काइट्स है वो मेरा फेवरेट पास टाइम है और ये एक बहुत ही थ्रिलिंग एक्सरसाइज है।
इसके बाद में कहां पे जाएंगे अपन, बी पे। परंतु दिस पास्ट टाइम इज गोइंग आउट ऑफ फेवर। आउट ऑफ फेवर का मतलब अब लोग इसको ज्यादा फेवर नहीं कर रहे, नॉट फेवरिंग, अब इस चीज को लोग ज्यादा फेवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। और आगे देखो बिकॉज दे रखा, तो ये कारण बता देगा कि नॉट फेवर, लोग फेवर क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, पीपल हैव नो टाइम, लोगों के पास टाइम ही नहीं है, लोगों के पास वक्त ही नहीं है। तो यहाँ पर तो क्या बताया कि लोग फेवर नहीं कर रहे, और बिकॉज वाला पार्ट ये बता रहा है कि लोगों के पास टाइम ही नहीं है, इसलिए लोग इसको फ्लाइंग काइट्स को ज्यादा फेवर नहीं कर रहे हैं। तो हमारा सीक्वेंस क्या बन गया भाई, डी सी बी, ये हमारा सीक्वेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 98 में बेटा क्या पूछ रखा है, एक बार फिर से वही पहला जंबल है भाई, जंबल ऑफ सेंटेंस है, और हमें इनका सीक्वेंस जमाना है। तो देखते हैं क्या बोला है इसने। इसमें दे रखा है इफ वी, इसके बाद में आदित्य एंड आई, वी हैड रीच्ड, वी वर ड्राइविंग। हमें पता ही है जिस वाक्य में कोई प्रॉपर नाउन दे रखी है 99.999% वो सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस यानी ओपनिंग सेंटेंस होगा। तो इसमें किसी लड़के का नाम दे रखा है ना आदित्य का, तो बेटा ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो गया, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो गया। अब बी से शुरू होने वाले कितने ऑप्शन है बेटा, बी से शुरू होने वाले ये नहीं है और ये नहीं है, बी से ये है और बी से ये है। अब हमें पता है कि बी के बाद में डी, तो इसने पहले से क्लियर कर रखा है कि बी के बाद में डी तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर वी का यूज किसके लिए हो रहा है, वी का यूज किसके लिए, आदित्य एंड आई के लिए। हमें पता है आई और वी को हम जब किसी के भी साथ जोड़ देंगे तो दोनों मिलकर क्या बनेगा, वी तो बनेगा ना। तो यहाँ पर आदित्य और आई के लिए किसका यूज हो गया, वी का यूज हो गया। अब आगे देखते हैं, लिखा हुआ है सी और डी में अपन डिसाइड करते हैं, सी और ए में डिसाइड करना है कि दोनों में पहले कौन सा आएगा। We drove 10 kilometers along the road that branched off to the right. We would reach बरहानपुर। इसके बाद में क्या लिखा है, We were driving along national highway, ये तो हो गया। सी में देखा है We had reached a point where the road bifurcate, रोड क्या कर रही है, बाइफरकेट कर रही है। बाइफरकेट का मतलब क्या होता है, दो टुकड़ों में कट जाना किसी चीज का। ये सड़क जा रही है, आगे जाकर ऐसे कट गई या ऐसे कट गई, या कोई सड़क जा रही है वो ऐसे इधर कट गई और या फिर इधर कट गई, तो इस पार्ट को बोलते हैं बाइफरकेट करना। अब जैसे ही कोई चीज बाइफरकेट करती है तो बेटा वो दो साइड में बंटेगी, या तो एक साइड है वो तो जा सकती है लेफ्ट में और दूसरी है वो जा सकती है राइट में। तो इसने देखो क्या बोला है, पहले तो रोड ने क्या किया, बाइफरकेट किया, और फिर वो क्या बता रहा है, आगे लिखा हुआ है राइट ऑफ टू द ब्रांच, ऑफ टू द राइट, ब्रांच का मतलब टुकड़े हो जाना, शाखाएं बन जाना, कितनी, ऑफ टू द राइट, और दूसरी किस साइड में जाएगी, लेफ्ट में जाएगी। तो पहले बाइफरकेट करेगी और राइट और लेफ्ट है वो आएगा बाद में, ठीक है ना। तो सी के बाद में अपना आएगा ई, तो सी के बाद में ई तो बेटा इसमें दे रखा है, तो ये सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे, क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। क्या दे रखा है भाई, ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, और सेंटेंस है वॉइस वाला, सेंटेंस अपना है वॉइस वाला। तो सेंटेंस क्या है, ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, अच्छा सेंटेंस है, बेहतरीन सेंटेंस है भाई। अब ज्यादातर बच्चे इस सेंटेंस में पता है गड़बड़ी क्या करेंगे, इसको तो मानेंगे सब्जेक्ट, इसको मानेंगे वर्ब और इसको मानेंगे ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस को शुरू किससे करेंगे, शुरू करेंगे पीपल से। इस सेंटेंस को शुरू किससे करेंगे, पीपल से शुरू करेंगे इसका पैसिव वॉइस। कारण होता यही है कि सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, तो शुरू किससे कर दो पैसिव वॉइस को, ऑब्जेक्ट से शुरू कर दो। लेकिन इसमें एक्चुअल में ऐसा कुछ है ही नहीं, इसमें कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो भी टू कॉल दे रखा है ना, ये नॉन फाइनाइट है। ये क्या चीज है कि नॉन फाइनाइट है, इसको टू इन्फिनिटिव भी बोल सकते हैं। और ये इस टू इन्फिनिटिव का ये है सब्जेक्ट, और ये इस टू इन्फिनिटिव का है ऑब्जेक्ट। पता है कैसे, उसको पसंद है, ही कोई लड़का है उसको पसंद है, पसंद क्या है कि लोग कॉल करे, उस पुकारे किसको, उसको किस नाम से, सर के नाम से। अब काम क्या हो रहा है, पुकारना, पुकारने का काम कौन कर रहा है, लोग। किसको पुकार रहे हैं, उसको पुकार रहे हैं। तो इस कॉल का ये तो है सब्जेक्ट और इस कॉल का ये है ऑब्जेक्ट। तो अब जो पैसिव बनेगा ना वो इसका बनेगा बेटा, पैसिव इसका बनेगा, ना कि इसका। इसको तो जैसे कि तैसे छोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या लिख दूं, ही लाइक्स, ओके। अब इसको पहले ले आता हूं, तो यहाँ पर हिम को इधर लाऊंगा, तो इसको हिम भी लिख सकता हूं यहाँ पे, और चाहे तो ही लिख दे, ठीक है ना। इसके बाद में टू कॉल है, तो किस में चेंज हो जाएगा, टू बी और कॉल्ड। हमें पता है टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म है ना, इसका पैसिव क्या बनता है, टू बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बनता है, ठीक है ना। अब
किस नाम से पुकारना है उसको? सर। अगर मैं इस सर शब्द को यहाँ से हटा दूं या फुल स्टॉप लगा दूं तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा। तो जो सर शब्द है ना, ये किसका काम कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट का। ये किसका काम कर रहा है यहाँ पर? कॉम्प्लीमेंट का। इसको कॉम्प्लीमेंट क्यों बोल रहा हूं मैं इस सर शब्द को? कि अगर मैं इस सर शब्द को, इस शब्द को यहां से हटा दूं तो इसका मीनिंग ही खत्म हो जाएगा। और जो शब्द किसी सेंटेंस का मीनिंग पूरा करने में हेल्प करते हैं वो कॉम्प्लीमेंट होती है। तो अब मुझे किसको लगाना पड़ेगा? कॉम्प्लीमेंट को। जब पैसिव वॉइस बनाते हैं ना तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद में पहले किसको लगाना पड़ता है? कॉम्प्लीमेंट को। और बाई वगैरह का यूज करना है तो वो किया जाता है बाद में। तो मैं अब यहां पर क्या लगा दूं? लगा देता हूं सर। अब किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। तो बाई पीपल। अब एक बात सुनिएगा, यहां पर ही दे रखा है और यहां पर भी ही दे रखा है, दोबारा ही लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर कोई कंजंक्शन नहीं दे रखा। तो इस शब्द को यहां से हटा दो, ठीक है ना। बाई पीपल को भी हटाया जा सकता है, चाहो तो बाई पीपल को भी हटा सकते हो क्योंकि पीपल है वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो बाई पीपल को रख भी सकते हो और हटा भी सकते हो। सेंटेंस क्या बन गया हमारा? ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा सेंटेंस बन रहा है भाई? ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर बाय पीपल। ही लाइक्स टू बी कॉल, ये गलत हो गया, हु वाला गलत हो गया, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर बाय पीपल, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा एक सेंटेंस और है भाई, मैं बताता हूं आपको। ऐसा एक सेंटेंस है अपना, जैसे जैसे शी वांट्स यू टू डू इट। अब अगर बच्चे कई बार गड़बड़ी क्या करेगा? बच्चा क्या गड़बड़ी करता है? इसको सब्जेक्ट मानेगा, इसको वर्ब मानेगा, इसको ऑब्जेक्ट मानेगा। पैसिव किससे शुरू करना चाहेगा? यू से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बात ये है कि यहाँ पर जो ये टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म है ना, इसको वर्ब के रूप में यूज कर लो। हालांकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है लेकिन फिर भी नॉन फाइनाइट का भी कोई सब्जेक्ट होता ही है ना। तो इस टू डू का सब्जेक्ट कौन है? यू। और इस टू डू का ऑब्जेक्ट कौन है? इट, है ना। तो अब मुझे इसको इट से शुरू करना पड़ेगा। और सी जो वांट्स है इसको जैसे का तैसा उतार दो, सी वांट्स। देखो गौर करिएगा, मैं पैसिव इस पार्ट का बना रहा हूं, इसका पैसिव बना रहा हूं, इसका, ठीक है ना। तो सी वांट्स को जैसे का तैसा छोड़ दिया। अब इट को मैं ले आऊं पहले। टू प्लस पहली फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी? टू बी डन में, ठीक है ना। और यू है, जब ये इधर जाएगा तो क्या लगते हुए जाएगा? बाई लगते हुए। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? बाई यू। तो क्या बन जाएगा? शी वांट्स इट टू बी डन बाई यू। ऐसा ही एक सेंटेंस और बता रहा हूं मैं आपको। ऐसा ही एक सेंटेंस और बताता हूं आपको, जैसे आई रिमेंबर माई सिस्टर टेकिंग मी टू कॉलेज। अब इसमें भी पता है बच्चा गड़बड़ क्या करता है? बच्चा इसको सब्जेक्ट बोलेगा, इसको वर्ब बोलेगा, इसको ऑब्जेक्ट मानेगा, इसको ऑब्जेक्ट मानेगा और पैसिव किससे शुरू करेगा? इससे शुरू करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां पर क्या चीज है? जो टेकिंग शब्द है ना, ये जिरंड है। ये शब्द क्या चीज है? जिरंड है। मैं इसको वर्ब क्यों नहीं मान सकता? कि जब तक आईएनजी लगे हुए शब्द के पहले जब तक कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसके पहले इज आर्म नहीं है, वोज वर्ब नहीं है, हैज बीन, हैव बीन नहीं है, हैड बीन नहीं है, तब तक बेटा ये वर्ब नहीं है, ये जिरंड है यहाँ पर। तो इस जिरंड का सब्जेक्ट कौन है? टेकिंग, लेके जाना। लेके जाने का काम कौन कर रहा है? मेरी सिस्टर कर रही है। तो ये तो इसका सब्जेक्ट हो गया। किसको लेके जा रही है? मुझे लेके जा रही है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दूं, आई रिमेंबर, मुझे याद है, माई सिस्टर टेकिंग मी, तो इस सेंटेंस का तो कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा। तो जैसे ही मैं इसके साथ जोड़ दूं टू कॉलेज, तो इसका मतलब बन जाएगा मुझे याद है मेरी बहन के द्वारा मुझे कॉलेज लेके जाया जाना, कॉलेज ले जाना। तो ये शब्द जो इस सेंटेंस का मीनिंग पूरा करने में हेल्प कर रहा है, ये कौन है? ये है इसका कॉम्प्लीमेंट। ये इसका है कॉम्प्लीमेंट। अब बेटा पैसिव है ना, इसका बनने वाला है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, जिरंड है, ये किसका काम कर रहा है? ये यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट है। तो बेटा पैसिव अपन इस पार्ट का बनाने वाले हैं, इसका पैसिव बनाने वाले हैं। इसको हम जैसे का तैसा छोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? आई रिमेंबर, आई रिमेंबर। अब क्या लिखो? सबसे पहले मी है, इसको पहले लेके आऊंगा तो क्या बन जाएगा? आई। अच्छा, आईएनजी को किसमें चेंज कर दूं? बीइंग। टेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टेकन। आपको पता है कि जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो पैसिव वॉइस में कहां पर आते हैं? मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद। तो क्या लिख दूं? टू
कॉलेज, ठीक है, किसके द्वारा, तो बाई माई सिस्टर, बाई माई सिस्टर। ओके, अब यहां पर देखो इधर भी आई दे रखा है और इधर भी आई दे रखा है, इस आई को यहां से हटा दूं, क्यों हटा दूं, क्योंकि यहां पर कोई कंजंक्शन तो है ही नहीं, जब कंजंक्शन नहीं है तो हमें आगे सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अब ये आई है ना, उसका सब्जेक्ट ये देखो ये दे रखा है, आगे हमें किसी दूसरे और इस सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो वाक्य क्या बन जाएगा, आई रिमेम्बर, मुझे याद है, बीइंग टेकन टू कॉलेज बाय माय सिस्टर, ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब अगर इस प्रकार का ये सेंटेंस दे रखा हो आपको जिसका पैसिव बनाना हो तो ये इसका पैसिव हो जाएगा। तो मैंने जो 2-3 सेंटेंस बताया इन पे थोड़ा सा गौर करिएगा, ये सेंटेंस इस टाइप के सेंटेंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 100 जो कि अपना आज का अंतिम सेंटेंस होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या दे रखा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसने दे रखा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो दे रखा है इसने, यू आर वन ऑफ पिंकरटन्स मैन, आई प्रिज्यूम ही सेड, ठीक है, तो ही सेड का तो इसने दे रखा है ही सेड, ही सेड, ही सेड और ही सेड, दैट भी सभी में लगा रखा है, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। अब आगे इसने दे रखा है ही प्रिज्यूम्ड और आई। बेटा यहाँ पर आई का क्या मतलब है भाई, वर्ब के बाद में प्रोनाउन की पहली फॉर्म कैसे आ सकती है, यहाँ पर इस प्रिज्यूम वर्ब के बाद में आई का यूज कैसे हो सकता है, प्रिज्यूम वर्ब है, इसके बाद में तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आना चाहिए, सब्जेक्टिव फॉर्म क्यों आएगा, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। इसके बाद में देखो इसने देखा ही सेड दैट ही हैड प्रिज्यूम्ड दैट आई एम, एम क्यों लगाएंगे भाई, बाहर टेंस कौन सा है, देखो बाहर टेंस कौन सा है, पास्ट है, तो बेटा पास्ट के बाद में अपन प्रेजेंट का यूज क्यों करेंगे, नहीं कर सकते, या वो जो होता तो फिर भी सोच सकते थे, तो गलत हो गया। इसके बाद में देखो he said that he presumed me to be one of Pinkerton's men, इसके बाद में देखो he said that he presumes भी नहीं हो सकता भाई, कारण बाहर टेंस कौन सा है, पास्ट है, तो पास्ट की वजह से बेटा आगे अपन प्रेजेंट थोड़ी रखेंगे, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए प्रिज्यूम्ड, हमें यहाँ पर चाहिए प्रिज्यूम्ड, ठीक है। तो इसमें देखो ये आंसर सही है, said भी सही है, प्रिज्यूम्ड भी है, और आगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी है, और टू बी वन ऑफ पिंकरटन्स मैन ये भी ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बीच में ये टू बी वन वगैरह, ये टू बी वगैरह कहाँ से आ गया, बेटा ये आ सकते हैं, जैसे प्रिज्यूम वर्ब है, ठीक है, प्रिज्यूम है, थिंक है, बिलीव है, कंसीडर है ना, जैसे बिलीव हो गया, जैसे थिंक हो, कंसीडर हो गया मान लिया, तो इनके साथ आप टू बी लगा सकते हैं। किस तरीके से, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। ये वर्ब्स कौन सी है, सारी की सारी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। इन वर्ब्स को करने में हाथों पैरों की जरूरत नहीं पड़ती, ये क्रियाएं या तो दिमाग से होती है और या दिल से होती है। किसी के बारे में बिलीव करना, कंसीडर करना, थिंक करना, प्रेज्यूम करना, तो ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शन कहलाती है। तो इनके साथ आप टू बी का यूज कर सकते हो, जैसे आई कंसीडर यू, अब आप आगे लिख सकते हो टू बी ए गुड पर्सन, गुड पर्सन, ठीक है ना। मैं आपके बारे में ऐसा सोचता हूं कि आप एक अच्छे आदमी हो, तो मैं लिख सकता हूं आई थिंक, मैं सोचता हूं, यू आपके बारे में क्या, टू बी एन ऑनेस्ट पर्सन, कि आप एक ईमानदार आदमी, टू बी एन ऑनेस्ट पर्सन। तो बेटा जो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है ना, ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है, इनके बाद में आप ये टू बी वाला स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो, ठीक है ना। चलो ये था आज का अपना सॉल्यूशन। पेपर नंबर 254 होगा, 55 होगा, उसको लेकर के मैं एक बार फिर से मिलूंगा आपसे। थैंक यू।